दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 438 दिन दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। लेकिन सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा नहीं सका। अब अगर इंसान गलती से भी पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडो अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फीट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा भी नहीं लेटा जा सकता था, और ये बंदा 1 साल से ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समुंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ नहीं सका। जोस अपनी किस्मत से मजबूर था जो इतनी बदतरीन मुश्किल में फंस गया। बात है 2012 की। जोस जब 36 साल का था और तजुर्बेकार मछुआरा था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक साथी फिशिंग करने निकलते हैं मामूल की तरह अपनी 7 फीट की बोट पर। इस बोट पर वो ज्यादा दूर जाके मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो ये कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में अपना जाल बिछा ही रहे थे कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते नजर आता है और बोट फुल स्पीड पर मुसलसल 6 किलोमीटर तक भगाते हैं। वो साहिल से सिर्फ 20 ही किलोमीटर दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको साहिल भी दिख रहा था और उनका गाँव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आते हुए तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की भी रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ देर में साहिल भी नजरों से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुनाचे उसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर लम्हे जोस की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना समझ पा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिनों में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो पा रहा था। ना ही इनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही इनके पास कुछ आग जलाने को था ताकि वो धुआं करके एक सिग्नल भेज सकें। दोनों एक दूसरे को देख के मन ही मन में सोचने लगे कि इनका बचना अब मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछलियां पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार दोनों तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान मर भी सकता है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पी के वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तो मछलियों और टर्टल्स का खून पीते, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे
वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर जोस सिर्फ अकेला था। चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था, और जिस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको नजर आई थी और ये मंजर देखते ही उसमें वापस से जिंदा रहने की उम्मीद आ गई। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि वो जोस को ना देख सके। देखते ही देखते जोस की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरशर्ट ही बची थी। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। जोस समझ गया कि ये इस चीज की निशानी है कि आसपास में कोई आइलैंड है जहां से नारियल गिरकर तैरते हुए उसको नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद हकीकत में उसको एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो एक मंजर देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां के लोकल्स मौजूद थे, और पिछले 438 दिन में जोस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था। यह आइलैंड जोस की स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। जोस की किस्मत अच्छी थी कि वो आइलैंड पर पहुंच गया, वरना अगर ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप जो 5000 किलोमीटर दूर था। जोस को अपने घर वापस भेजा गया और घर पहुंचते ही वो एक मुसीबत में गिर गया। वापस पहुंचने पर जोस ने 438 दिन के नाम से एक किताब भी पब्लिश की, मगर जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान ना कर सका, उसको जेल भेज दिया गया। जोस ने परेशान आकर सुसाइड कमिट कर दिया। साथियों, ये थी आज की कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे। मैं आपका मेजबान अवैस गनई फिर से मुलाकात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।